हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नेशनल इनकम। सबसे पहले इसमें हमने शुरू करा था कि नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से, इसकी मूलभूत अवधारणाएं कौन कौन सी है। आज की जो हमारी वीडियो है वो पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को हमने स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निजी अंतिम उपभोग व्यय। सबसे पहले हम समझते हैं कि निजी अंतिम उपभोग व्यय है क्या, जिसे हम इंग्लिश में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, और इस टर्म को हिंदी में निजी अंतिम उपभोग व्यय कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी, जैसे कोई मैंने सिलाई मशीनरी खरीदी, तो वो सिलाई मशीनरी मैंने खुद के लिए खरीदी है, मीन्स कि वो मैंने अपने घर के लिए खरीदी है। अब जो मशीनरी मैंने अपने घर के लिए खरीदे, खुद के लिए खरीदी है, तो पहला पॉइंट तो ये कि ये मेरे लिए फाइनल गुड होगा, क्योंकि ये मैंने खुद के लिए खरीदी है, मैंने इसे रीसेल या बेचने के लिए नहीं खरीदी है। इस मशीनरी के ऊपर जो भी खर्चा या एक्सपेंडिचर होगा, उसको हम बोलेंगे कि ये निजी अंतिम उपभोग व्यय है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, कि जो मशीनरी मैंने अपने घर के लिए खुद के लिए खरीदी और उसके ऊपर जो खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी व्यय होगा, उस पर होने वाले खर्चे को हम बोलेंगे निजी अंतिम उपभोग व्यय। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि निजी अंतिम उपभोग व्यय होता क्या है। बच्चों, अगर हम अंतिम वस्तुओं में इसके दूसरे पॉइंट की बात करें, डेट इज प्राइवेट इन्वेस्ट एक्सपेंडिचर, डेट इज प्राइवेट। बेसिकली अगर हम PIE की बात करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम हिंदी में निजी निवेश व्यय कहते हैं। बच्चों, ये वो व्यय होता है कि अब की बार जो मैंने मशीनरी है वो मैंने घर के लिए नहीं, अपने बिजनेस में इंस्टॉल करने के लिए खरीदी। तो यहाँ पर जो मशीनरी मैंने अपने बिजनेस में इंस्टॉल करने के लिए ख़रीदी, तो उसके ऊपर जो खर्चा होगा, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर, जो भी व्यय होगा, उसके खर्चे को हम बोलेंगे निजी निवेश व्यय। उस पॉइंट को हम बोलेंगे निजी निवेश व्यय। आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या है और निजी निवेश व्यय क्या है। अब आप लोग इस पॉइंट को जल्दी से अपने ब्रेन में रिवाइज कर लो कि निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या है विद एग्जाम्पल, और निजी निवेश क्या है विद एग्जाम्पल। बच्चों, यहाँ अगर हम इन दोनों व्यय को जोड़ देते हैं, पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैं से एक बार हिंदी में रीड कर देती हूँ, निजी अंतिम उपभोग व्यय और दूसरा निजी निवेश व्यय। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, तो यहाँ निकल कर के आता है अंतिम वस्तुओं पर किया गया कुल व्यय, मीन्स कि हमने फाइनल गुड्स के ऊपर कितना खर्च किया है, अंतिम वस्तु पर किया गया कुल व्यय की टोटल खर्चा कितना आया है। बच्चों, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस निजी निवेश व्यय को जोड़ने पर अंतिम वस्तु पर किया गया कुल व्यय निकलता है कि फाइनल गुड पर टोटल खर्चा कितना किया गया है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज उपभोक्ता वस्तुएं, जिसे हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। बच्चों, हम उपभोक्ता वस्तुओं को उपभोग वस्तुएं भी कहते हैं, क्योंकि कई बार ये मल्टीपल वर्ड्स होते हैं कि हम इस तरीके से भी या इस टर्म में भी इसको बोल सकते हैं। तो वो एग्ज़ाम में कई बार उपभोक्ता वस्तुएं दे देता है, तो वो उपभोक्ता वस्तुएं भी दे सकता है। आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उपभोक्ता वस्तुएं ही उपभोग वस्तुएं होती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सी वस्तुएं होती हैं बच्चों। ये बेसिकली वो वस्तु होती हैं जो कंज्यूमर को, खरीदने वाले को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती हैं, दैट इज़ उपभोक्ता वस्तुएं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक परिवार ने आइसक्रीम खरीदा या मक्खन खरीदा, तो बेसिकली वो उसकी ज़रूरतों की चीज़ है, तो वो उसकी ज़रूरतों को, उसकी आवश्यकता को फुलफ़िल कर रहा है,
मीन्स कि कंज्यूमर को वो पूरे तरीके से सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सो इस टर्म को हम बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं, जो बेसिकली मानवीय आवश्यकताओं को, जो भी हमारी ज़रूरत होती है, हमारी आवश्यकता होती है, जो भी हमारी नीड होती है, उसको ये फुलफ़िल करता है। और दैन जब ये फुलफ़िल करता है तो हमें संतुष्टि प्रोवाइड होती है, हमें संतुष्टि सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है। सो बच्चों, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ में इसके 4 टाइप देखने को मिलते हैं। पहला टिकाऊ वस्तु है, दूसरा अर्ध टिकाऊ वस्तु है, तीसरा गैर टिकाऊ वस्तु और चौथा अभौतिक वस्तु है, या जिन्हें हम सेवाएं भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को समझते हैं। बच्चों, ये वो वस्तुएं होती हैं जिनको उपयोग हम कई सालों तक अपने प्रोडक्शन में या अपने यूज़ में ला सकते हैं। सो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जिनका उपयोग हम कई सालों तक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बच्चों, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन, रेडियो। तो ये वो सारी वस्तु हैं जिनको उपयोग हम कई वर्षों तक भी, कई सालों तक भी ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को 5 ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। सो बच्चों, यहाँ हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है इसका यहाँ पर अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, जिन्हें हम सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। अब ये वस्तुएं क्या होती हैं बच्चों? ये वो वस्तु होती है जिनको उपयोग हम 1 साल से या उससे कुछ ज़्यादा तक भी हम कर सकते हैं। बेसिकली मोर देन 1 ईयर, 1 वर्ष से ज़्यादा तक हम इसको उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली जैसे आप लोगों के क्लॉथ्स हो गए, जो आप कपड़े पहनते हो, आपकी जैकेट्स हो गए, सो बेसिकली आप इनका उपयोग 1 वर्ष से 1 वर्ष तक भी ईजिली तरीके से कर सकते हो। जैसे आपकी क्रॉकरी हो गई, जो आपके घर में बर्तन रखे हुए हैं, उनका यूज़ भी आप इजीली तरीके से 1 साल तक कर सकते हो। सो ये होंगी अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। सो आप लोगों को अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं के भी कोई डिफरेंट 5 एग्जाम्पल लिखने हैं, ताकि आप लोगों को पूरी लिस्ट रिवाइज हो जाए कि बेसिकली फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था टिकाऊ वस्तुएं, फिर सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा है अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला, दैट इज़ गैर टिकाऊ, जिन्हें हम एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तुएं भी कहते हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम में होता क्या है कि एक टर्म को हम दूसरे टर्म में भी जानते हैं, इसको दूसरी टर्म के अंदर भी बोला जाता है। सो आप लोगों को दोनों टर्म पता होनी चाहिए कि गैर टिकाऊ वस्तुएं क्या हैं और एकल उपभोक्ता वस्तुएं है क्या। सो अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो ये वो वस्तु होती है जिनको उपयोग केवल हम एक ही बार कर सकते हैं, सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बच्चों, दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, या डबल रोटी हो गई, हम डबल रोटी खाते हैं बेसिकली। सो ये सब हमें एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनका यूज़ हम सिर्फ एक बार ही करते हैं। सो बच्चों, अगर हम इसके 4 पॉइंट की बात करें तो वो है सेवा, सर्विस। तो बच्चों बेसिकली ये वो सेवा होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डॉक्टर की सेवा हो गया, वकील की सेवा हो गया, या आप लोगों को अपने घर के लिए कोई मेड चाहिए। सो बेसिकली वो मेड आपका सारा काम करेगी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होगा कि वो व्यक्ति हमारी सेवा कर रहा है। ऐसे वकील हो गया, अब आप लोगों को वकील की ज़रूरत पड़ी तो बेसिकली वकील आप लोगों को सेवा प्रोवाइड करेगा। डॉक्टर हो गए तो डॉक्टर भी आप लोगों को सेवा प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप लोगों को सीधे तरीके से सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होगा। तो इसे हम कहते हैं सेवाएं। तो आई होप ये चार्ट आप बहुत अच्छे से याद रखोगे कि उपभोक्ता वस्तुओं का जो पहला टाइप होता है वो था टिकाऊ वस्तुएं, दूसरा अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, तीसरा गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, चौथा सेवा, और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को हम एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तुएं भी कहते हैं। क्योंकि कई बार पेपरों में वो एक टर्म को दे देता है और आप लोगों को उसे डिफाइन करना होता है, बट आप लोग समझ नहीं पाते कि एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तुएं क्या है। सो एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तुएं है, गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं इसका
नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पूंजीगत वस्तुएं कैपिटल गुड्स। सो बच्चों कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं ये वो वस्तुएं होती हैं जो स्थिर परिसंपत्तियां, जो उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति होती है। बेसिकली वो सारे प्लांट और मशीनरी पूंजीगत वस्तुएं होंगी जो आप लोगों की बिजनेस में लगे हुए हैं, जो फैक्ट्री में लगे हुए हैं। सो इन्हें हम कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। ये बेसिकली स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, ये हमारे एसिड्स होते हैं, ये हमारे बिजनेस में सेटअप हुए होते हैं। जैसे बड़े बड़े प्लांट हो गए, ये हमारे फैक्ट्री में सेटअप होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी मशीनरियाँ हो गई। सो इसको हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं जो हमारी स्थिर परिसंपत्ति होती है, जो हमारे बिजनेस में सेटअप होती हैं। सो बच्चों पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, पहला ये फिक्स एसेट्स होती हैं, उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति होती है जो बिजनेस में सेटअप होती है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि ये इनका उपयोग जो है वो कई वर्षों तक हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी प्लांट और मशीनरी का उपयोग हम कई वर्षों तक भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि पूंजीगत वस्तुएं जो है उनका जो मूल्य होता है, उनका प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है, उच्च मूल्य देखने को मिलता है। इसके साथ बच्चों फोर्थ पॉइंट ये होगा कि इसके अंदर मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर शामिल होगा। मीन्स कि जब हम प्लांट और मशीनरी को यूज़ करेंगे तो उसके पार्ट्स का जो है वो यूज़ होगा, जिसके चलते इसके पार्ट्स में टूट फूट भी देखने को मिलेगी। बेसिकली इसकी टूट फूट के कारण होने वाली हानि से ही। अब हो सकता है कि उस बिजनेसमैन ने जो उसके बिजनेस में सेटअप प्लांट और मशीनरी थी उसने उसका काफ़ी वर्षों तक यूज़ किया गया हो और अब उसके पार्ट्स जो है वो घिस गए हों। सो बेसिकली इसके अंदर इसकी लॉस भी, हानि भी शामिल होगी। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पूंजीगत वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं या हम किन वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं बोलेंगे। सो बच्चों उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सो बच्चों उसने यहाँ बोला है कि सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। यस, ऑब्वियसली नहीं होती। सो बच्चों उसने यहाँ पे एक एग्जांपल दे करके बताया है कि दर्जी की दुकान में एक सिलाई मशीन रखी हुई है। क्योंकि वो एक दर्जी की दुकान में रखी हुई है सो ऑब्वियसली वो दर्जी की स्थिर परिसंपत्ति होगी, पूंजीगत वस्तुएं होगी। क्यों होगी बच्चों पूंजीगत वस्तुएं? पहला ये कि जो इस दर्जी ने अपनी सिलाई मशीन जो है बच्चों वो बिज़नेस में सेटअप कर रखी है, कि जो भी हम मशीन अपने बिज़नेस में सेटअप करते हैं जिससे हमें इनकम मिलेगी, हमें आय प्राप्त होगी, सो बेसिकली वो पूंजीगत वस्तुएं होगी। और इसके विपरीत बच्चों वही मशीन उस दर्जी ने अपने घर में रख रखी है। सो जो उसके घर में जो मशीन रखी हुई है बच्चों वो पूंजीगत वस्तुएं नहीं कहलाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मशीन उसके घर में रखी हुई है उससे उसकी इनकम बनेगी। नो, ऐसा नहीं है। वो उसने अपने लिए, मीन्स कि वो एक तरीके से उपभोक्ता वस्तु हुई, क्योंकि उसने अपने यूज़ के लिए उसे घर में रख रखा है। और वही मशीन वो उठा करके अपने बिजनेस में सेटअप कर दे तो वो उसकी स्थिर परिसंपत्ति हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने बिजनेस में उसे सेटअप कर दिया, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सभी मशीनें जो होती हैं वो पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। यस, ऑब्वियसली नहीं होती हैं। क्योंकि जिन मशीनरियों को हम अपने फैक्ट्री या बिजनेस में सेटअप करते हैं वो हमारी स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, जिन्हें हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। और वही मशीनरी हम अगर घर में यूज़ कर रहे हैं किसी भी सामान को, तो उस सामान को हम खुद के लिए यूज़ करने के लिए उसको हमने घर में रख रखा है। मीन्स कि वो उपभोक्ता वस्तुएं कहलाएंगी जो हमें सीधे तरीके से सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाएंगी। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पूंजीगत सभी वस्तुएं जो होती हैं वो पूंजीगत वस्तुएं नहीं हो सकती। सो बच्चों यहाँ से शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक कि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं नहीं होती हैं। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा? जो सभी कैपिटल गुड्स होती हैं उन्हें प्रोड्यूसर यूज़ कर सकता है। अब कैपिटल गुड्स कौन कौन सी हो गए? जैसे प्लांट हो गए या मशीनरी हो गई, तो सभी पूंजीगत वस्तुएं जो है वो उत्पादक वस्तुएं, मीन्स कि उन्हें प्रोड्यूसर यूज़ कर सकता है, वो उत्पादक वस्तुएं होती हैं। बट अगर हम सभी उत्पादक वस्तुओं की बात करें कि ऐसा नहीं है कि जो प्रोड्यूसर प्लांट और मशीनरी यूज़ कर रहा है वो पूंजीगत वस्तुएं। नो, ऐसा नहीं होगा।
अब हो सकता है कि जो एक प्रोड्यूसर ने मशीनरी खरीदी वो अपने घर के लिए खरीदी, तो हम उसमें ये नहीं बोलेंगे कि सभी प्रोड्यूसर ने जो सामान खरीदा वो सभी वस्तुएं कैपिटल गुड्स होंगी। नो, ऐसा नहीं होगा। वो कैपिटल गुड्स तो जब होंगी जब उन्हें वो अपने बिजनेस में सेटअप करेगा, अपनी फैक्ट्री में सेटअप करेगा, जब उससे उसको कुछ आय प्राप्त होगी। लेकिन उसी मशीनरी और प्लांट को उसने जब अपने घर में सेटअप किया है तो खुद के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसका सेटअप किया है, तो तब हम ये नहीं बोल सकते कि वो कैपिटल गुड्स होगी। सो इस बेस के ऊपर बच्चों उसने बोला है कि जो प्रोड्यूसर गुड्स यूज़ करेगा वो सभी वस्तुएं कैपिटल गुड्स नहीं होंगी, क्योंकि हो सकता है कि उसने उस प्लांट और मशीनरी को अपने यूज़ के लिए ख़रीदा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर जो भी गुड्स को ख़रीदेगा, जो भी वस्तुएं ख़रीदेगा वो कैपिटल गुड्स से होंगी कि वो उन्हें अपने बिजनेस में सेटअप करेगा, अपनी फैक्ट्री में ही सेटअप करेगा। नो, ऐसा नहीं होता है। वो अब हो सकता है उसने घर में सेटअप किया हो खुद के यूज़ करने के लिए, ताकि वो खुद यूज़ करे और उससे सेटिस्फेक्शन मिले। सो इस बेस के ऊपर बच्चों उसने बोला है कि सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। सो बच्चों जब तक के लिए गुड बाय।